हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंटिन्यू। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं जरा फटाफट से एक बार देख लेते हैं। बच्चों, हमारा ये सारे टॉपिक हो चुके हैं कैपिटल स्ट्रक्चर तक। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ रखा था, सीधा पहले वो रिवाइज करेंगे और फिर आज इस पर्टिकुलर टॉपिक को मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। पिछले पार्ट के अंदर हमने सिर्फ 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग के। पहला था हमारा कैश फ्लो पोजीशन, दूसरा था हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और तीसरा था हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। पहले इसको 2 मिनट लगा के रिवाइज करेंगे और फिर आफ्टर करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या बात पढ़ी थी कि इट इज अ मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। अपना कितना लगा रहे हो और बाहर वालों को कितना लगा रहे हो, इसके मिक्सचर को हम बुलाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर हमने देखा था फाइनेंशियल रिस्क की डेफिनेशन, मतलब ये क्या होती है, कैसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर आप शायद अपना जो फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑब्लिगेशंस होते हैं या फिक्स पेमेंट होते हैं, आप शायद उनका पेमेंट ना कर पाओ। जैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, प्रिंसिपल का रीपेमेंट हो गया या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया। फिर मैंने आपको बोला था फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग इक्विटी हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जो अच्छे से समझने वाला है, तो ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं। फिर हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब ये कि आपको डेट ज्यादा रखना है या इक्विटी ज्यादा रखना है, इसके फैक्टर्स हमने पढ़ना चालू कर दिए थे। पहला हमने पढ़ा था कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द बिजनेस। पैसा मार्केट से उठाने से पहले, चाहे इक्विटी के फॉर्म में हो चाहे डेट के फॉर्म में हो, उससे पहले आप ये देखते हो कि आपके के पेमेंट कितने हैं, कहाँ कहाँ पेमेंट होना है, और प्लस आप ये भी देखते हो कि आपने पास अपने बफर रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, आपने अपने पास कुछ रिजर्व में पैसा रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। और प्लस आपको 2-3 पॉइंट्स भी देखने होते हैं कि लॉन्ग टर्म असेट में कितना पैसा जाएगा, डे टू डे ऑपरेशन में कितना पैसा जाएगा, जो रिपेमेंट होगा लोन का वो किस तरीके से जाएगा। ये सारे पॉइंट कंसिडर करते हैं हम while before taking decision for capital structure की डेट ज्यादा रखना है कि इक्विटी। ठीक है, ओके। दूसरा और तीसरा पॉइंट हमने एक साथ एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझा था, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बोलता है कि इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले आपके पास प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो बताओ, जिससे हम कंफर्म कर पाएंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कितना ज्यादा कवर्ड है। ठीक है ना। हमने एग्जांपल में देखा था 300 रुपए हमारे पास पड़े हुए थे, सॉरी 300 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट था, 50 रुपए का पेमेंट करना था, तो हम ये बोल रहे थे कि हाँ वी आर कवर्ड 6 टाइम्स। मतलब ये कि हम 6 बार ऐसे लोन ले सकते हैं जिसका हम 6 बार इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा। इन शॉर्ट, हायर द इंटरेस्ट कवर रेशियो, हायर वी हैव द क्या कहते हैं एबिलिटी टू पे आर इंटरेस्ट पेमेंट, दैट मींस लोअर इज द फाइनेंशियल रिस्क। हायर द रेशियो, लोअर द रिस्क। बट ये जो रेशियो है वो आपका एडिक्वेट नहीं है, इसमें कुछ डेफिशिएंसी है। किस चीज की डेफिशिएंसी है, ये कैश को कंसिडर नहीं करता है। और इस कमी को पूरा करने के लिए कौन सा रेशियो आया, वो नीचे वाला रेशियो आया, दैट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, ये किस चीज को कंसिडर करता है, ये नॉन कैश एक्सपेंस को कंसिडर ही नहीं करता। ठीक है ना। इसलिए इसका जो हमने फॉर्मूला देखा था और हमने कैलकुलेट करके देखा था कि हमारे पास जो कैश है इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले वो 400 रुपए का था और इंटरेस्ट पेमेंट हमारा 50 रुपए का था। और इससे हमको पता लगा कि एक्चुअल में वी आर कवर्ड 8 टाइम्स, तो मतलब हम लोन और भी ज्यादा ले सकते हैं, मतलब वी आर प्रोटेक्टेड। तो हायर द डेट सर्विस कवरेज रेशियो, हायर वी हैव द एबिलिटी टू क्या कहते हैं रीपे आवर इंटरेस्ट, मतलब हम डेट और ले सकते हैं। अगर आपने ये पॉइंट अच्छे से नहीं पढ़े तो पिछली वीडियो पे जाना, प्लेलिस्ट के अंदर पिछली वीडियो पे जाना और जाके इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल देखना, बड़ा ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी। चलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को और आगे बढ़ते हैं बाकी सारे पॉइंट्स के साथ। ठीक है, ओके। बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये वाला पॉइंट है ना, आपको मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के साथ समझाऊंगा, तो इसलिए अभी मैं फोर्थ पॉइंट को स्किप कर रहा हूं। ठीक है ना, अभी फोर्थ पॉइंट को हम स्किप कर रहे हैं। ओके, फिफ्थ पॉइंट, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब बच्चों क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट। हाँ या ना, ओके। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब अभी हम लोन लेते हैं तो बदले में हमको इंटरेस्ट पे करना होता है। हाँ, अगर मैं आपसे लोन लूंगा तो आप मुझसे कोई इंटरेस्ट चार्ज करोगे, मैं बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक मुझसे कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मैं किसी अंकल के पास जाऊंगा तो अंकल मुझसे कोई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, अलग करेंगे। तो मुझे कहां से लोन लेना चाहिए, आपसे लेना चाहिए, बैंक से लेना चाहिए, अंकल से लेना चाहिए? बताओ किससे लोन लेना चाहिए? मुझे उससे लोन लेना चाहिए जो मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे देगा। अगर आप मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहे हो तो मैं आपसे पैसे ले लूंगा। अगर बैंक मुझे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहा है तो मैं बैंक से लोन ले लूंगा, नहीं तो अंकल से ले लूंगा। तो जहां मुझे सस्ता पड़ेगा मैं वहां से लूंगा। तो अगर मुझे सस्ता लोन मिल रहा है तो मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर लोन का अमाउंट ज्यादा रहेगा।
है ना। आई रिपीट, अगर मुझे लोन सस्ता मिल रहा है इक्विटी के मुकाबले, तो मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का कंपोनेंट ज्यादा रहेगा। क्लियर। वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि कंपनी की जो एबिलिटी है लोन लेने की वो बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है? जब लोअर रेट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो। तो मतलब ये आप ज्यादा लोन यूज कर सकते हो अगर आपको लोअर रेट पर मिल रहा है तो। क्लियर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, नहीं तो आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पर मुझे कोई को डीएम कर देना, मैं आपको तुरंत जवाब दे दूंगा। 6 पॉइंट क्या दे रखा है? टैक्स रेट। बड़ा ही मजेदार पॉइंट है टैक्स रेट। बच्चों, टैक्स मतलब प्रॉफिट पर जो हम टैक्स पे करते हैं। मुझे बच्चों एक बात बताओ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टैक्स 30% है, तो मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट लेना फायदेमंद होगा या फिर इक्विटी लेना? सर कुछ बात समझ में नहीं आई। इंटरेस्ट का टैक्स रेट से क्या अंतर है, बताता हूं। बच्चों मुझे एक बात बताओ, लेट्स एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि आपके पास 1 रुपए का भी लोन नहीं है। ठीक है, आपके पास 1 रुपए का भी लोन नहीं है, आपने प्रॉफिट कमाया, तो सरकार आपसे 30% टैक्स ले जाएगी, है ना। आपसे 30% टैक्स ले जाएगी। तो ऐसे केस में क्या होगा? आपकी जेब से कितना परसेंट टैक्स गया? 30% टैक्स गया। गया ही नहीं गया? अब मुझे बताओ, आपने लोन लिया है, आपने लोन लिया है, उस पर आपने सिर्फ 10% का इंटरेस्ट दिया है, तो आपकी जेब से कितना गया? सिर्फ 10% का इंटरेस्ट गया, है ना। ऊपर से इंटरेस्ट का पेमेंट करने से आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, प्रॉफिट कम हुआ होगा तो आपका टैक्स भी कम गया होगा। सिंपल सिचुएशन है। अगर आपके पास 1 रुपए का भी लोन नहीं है तो सारा का सारा प्रॉफिट टैक्सेबल होता है, आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आपके पास लोन है तो पहली चीज तो लोन का इंटरेस्ट कम, दूसरा ये उस इंटरेस्ट की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम होने से आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ता है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे डबल फायदे हैं। तो आप क्या प्रेफर करना चाहिए? आपको यहाँ पर डेट प्रेफर करना चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में ये है, अगर टैक्स रेट ज्यादा है, आई रिपीट, अगर टैक्स रेट ज्यादा है तो आपके लिए डेट लेना प्रेफरेबल होता है, और अगर टैक्स रेट कम है तो आप इक्विटी पे लो, काय को किसी को ब्याज देना। क्लियर। कोई डाउट? तो चलिए बच्चों एक बार बैच कर लेते हैं टैक्स रेट को। टैक्स रेट ये बोलता है कि अगर आपका टैक्स रेट ज्यादा है, सरकार आपसे टैक्स ज्यादा ले रही है, तो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे? नहीं, मुझे टैक्स ज्यादा पे नहीं करना, मैं कम अमाउंट का इंटरेस्ट पे कर लूंगा और उससे मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो मुझे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एट द एंड क्या होगा? मेरे को ही फायदा होगा। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। रीड कर लेते हैं, क्या दे रखा है? अ हायर टैक्स रेट, अ हायर टैक्स रेट मेक्स डेट रिलेटिवली चीपर। मतलब ज्यादा टैक्स अगर हो जाता है तो आपको डेट कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है, और उसकी जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है और इक्विटी की कम हो जाती है। वही चीज हमने यहां पर लिखी हुई है। क्लियर। कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। 7 पॉइंट क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, सिंपल सी चीज है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है कि आप ओनर्स को क्या दोगे। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या होता है? डिविडेंड, रिटर्न। देखो, एज अ शेयर होल्डर अगर मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो मैं आपसे कुछ रिटर्न मांगूंगा कि भैया प्रॉफिट दो, प्रॉफिट दो, है ना। बिल्कुल सही। मान के चलो आप मेरी कंपनी में पैसा लगा रहे हो एज अ इक्विटी शेयर होल्डर, और मैं आपके बिहाफ पे काम कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? सर प्रॉफिट दो, हिस्सा दो। बोलोगे नहीं बोलोगे? बिल्कुल। यू एक्सपेक्ट समथिंग कि हाँ भाई मुझे हर साल 10% 20% कुछ तो पैसा चाहिए ना प्रॉफिट का। बिल्कुल सही। अब मान के चलो मैं और लोन लेने लग जाऊं, आपको पता है मैं और लोन ले रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? सर आप लोन तो ले रहे हो, पेमेंट कर पाओगे नहीं कर पाओगे लोन का? रिस्क बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और रिस्क बढ़ेगा तो आप क्या बोलोगे? मैं रिस्क क्यों उठाऊं? आप तो ये बोलोगे ना, सर आपका हेडेक है, आप लोन ले रहे हो, मेरे पैसे आपकी कंपनी में पैसे लगे, तो मैं रिस्क क्यों उठाऊं? तो मैं आपको कोशिश करूंगा, कन्विंस करूंगा कि लोन लेना हमारे लिए फायदेमंद। तो आप क्या बोलोगे? सर देखो मैं रिस्क उठा रहा हूं, मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, वरना मेरे पैसे वापस कर दो। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब ये, एज अ इक्विटी शेयर होल्डर यू वांट समथिंग इन रिटर्न, बट अगर मैं लोन ज्यादा लेने लग जाऊं तो मेरा कंपनी का रिस्क बढ़ेगा, आपकी कंपनी का रिस्क बढ़ेगा। तो आप क्या बोलोगे? मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं तो मुझे रिटर्न भी तो ज्यादा चाहिए, तो मतलब एट द एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज। तो इसलिए कंपनी जो है वो एक हद से ज्यादा लोन नहीं ले सकती है, वरना इक्विटी शेयर होल्डर कहेगा भैया मुझे पैसा चाहिए वापस अपना।
क्लियर? कोई भी डाउट? तो मतलब ये कि आप एक पॉइंट के बाद डेट नहीं ले सकते हो, क्यों? क्योंकि आपका फाइनेंशियल रिस्क इतना बढ़ जाएगा कि आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर कहेंगे कि हमको भी ज्यादा चाहिए, हम ज्यादा रिस्क ले रहे हैं तो हमको भी ज्यादा पैसा चाहिए। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में, जहां भी आपका मन करे। नहीं है तो कोई बात ही नहीं। एक बार रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन द कंपनी इंक्रीजेस डेट, फाइनेंशियल रिस्क फेस बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल रिस्क का हमने मतलब समझ लिया था कि शायद आप इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पाओ, ऐसी सिचुएशन को फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। देयरफॉर देयर डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीज। ठीक है ना, अगर कंपनी लोन ज्यादा ले रही है तो फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज होता है, तो इक्विटी शेयर होल्डर बोलता है कि नहीं, हम ज्यादा रिस्क लेंगे तो हमको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला है कि कंपनी एक हद के बाद डेट को यूज नहीं कर सकती। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके। एट्थ पॉइंट क्या दे रखा है, फ्लेक्सिबिलिटी। बच्चों यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी को हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या फिर उससे कंफर्म करके देख लेते हैं। बच्चों इंटरेस्ट कवर रेशियो क्या बोलता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना कवर है। डेट सर्विस कवर रेशियो क्या बोलता था, आपका डेट कैश के हिसाब से कितना कवर है। ठीक है, हमारा आंसर आया था 6 टाइम्स 8 टाइम्स। अब मान के चलो हमारा आंसर, हमने 7 बार लोन ले लिया। ठीक है, हमारा 8 टाइम्स आया था ना आंसर, मान के चलो हमने 7 बार लोन ले लिया। अब हमारे पास कितने टाइम का लोन लेना और बचा है, 1 टाइम का। तो मतलब मैं कह सकता हूं अब हम ज्यादा लोन नहीं ले सकते, अब हमको सब कुछ सोच समझ के करने की जरूरत है। अगर कल को फ्यूचर में लोन लेने की जरूरत पड़ी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि अब स्टार्टिंग से ही ज्यादा लोन ले लोगे, स्टार्टिंग से पूरी कैपेसिटी को यूज कर लोगे, तो इन फ्यूचर कभी अगर लोन लेने की जरूरत पड़ी तो आप लोन नहीं ले पाओगे। तो इसलिए ये बोलते हैं कि आप थोड़ा सा मेंटेन करके रखो, थोड़ा सा कम लोन लेके रखो, जिससे इन फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो आप लोन और ले पाओ। ठीक है ना, आपका लिमिट पूरी ना हो। यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू टेक मोर लोन। क्लियर? तो इन्होंने बोला कि आप लोन थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम कम लिया करो, जिससे फ्यूचर में कभी लोन लेने की जरूरत पड़े तो आप लोन ले पाओ। ऐसा ना हो कि आपका जो कवरेज रेशियो है वही खराब हो जाए। क्लियर? एक बार रीड करते हैं। इफ अ फर्म uses debt potential to the full, it loses its flexibility to issue further debt। अगर आप स्टार्टिंग में लोन सारा ले लोगे तो इन फ्यूचर में आप लोन इशू नहीं कर पाओगे, आप डिबेंचर्स इशू नहीं कर पाओगे, आप बैंक से लोन नहीं ले पाओगे। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट कंटेन सम बोरोइंग पावर। मतलब ये, अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है तो यू शुड हैव सम कैपेसिटी टू टेक मोर लोन। ठीक है ना, आपको बोरिंग पहले ही कम करनी चाहिए, जिससे फ्यूचर में आप ज्यादा ले पाओ, जिससे आप फ्यूचर में होने वाले अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस को फेस कर पाओ। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है जहां से इंटरेस्ट सस्ता मिलेगा वहां से लोगे। अगर आपको इंटरेस्ट सस्ता मिल रहा है तो आप इंटरेस्ट ज्यादा लोगे। ठीक है, सॉरी, अगर आपको इंटरेस्ट रेट सस्ता पड़ रहा है तो आप लोन ज्यादा लोगे। टैक्स रेट में हमने क्या बोला था, अगर टैक्स ज्यादा है तो आपको डेट सस्ता पड़ता है, आप डेट को ज्यादा प्रेफर करते हो। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या, अगर आप लोन ज्यादा लोगे तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या बोलेंगे, रिस्क ज्यादा तो रिटर्न भी ज्यादा। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, अगर आप पहले से सारा लोन ले लोगे तो बाद में लोन नहीं ले पाओगे, इसलिए कुछ कैपेसिटी मेंटेन करके रखो जिससे आप फ्यूचर में लोन ले पाओ। आई होप बच्चों को क्लियर हो रहा होगा पॉइंट। फ्लोटेशन कॉस्ट सिंपल सी चीज है जो मैं आपको फाइनेंसिंग वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्केट से हम पैसा उठाते हैं तो हमको कुछ खर्चा करना होता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना हो गया, ठीक है ना, चाय पानी का खर्चा होना हो गया, लीगल फीस होती है, ये सारी चीजें हमको क्या करनी होती है, पे करनी होती है। प्रोसेसिंग चार्जेस होते हैं, ये सब हमको पे करने होते हैं। तो आप कहां से पैसा लेना प्रेफर करोगे, जहां पर ये खर्चा कम हो। अगर इक्विटी में खर्चा कम हो रहा है तो आप इक्विटी से प्रेफर करोगे। डिबेंचर इशू करने में खर्चा कम हो रहा है तो वहां से लोगे। बैंक लोन लेने में खर्चा कम हो रहा है तो आप वहां से लोगे। तो मतलब जहां पर आपको फ्लोटेशन कॉस्ट कम पड़ेगी आप वो एलिमेंट जो है वो ज्यादा करना प्रेफर करोगे, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो बोरो फंड हो। क्लियर? ओके। 10 पॉइंट का दे रखा है रिस्क कंसिडरेशन। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था बिजनेस में 2 तरीके के रिस्क होते हैं, एक होता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क, एक होता है हमारा बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क बड़ा सिंपल सा होता है कि आप प्रॉफिट कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है कि आपके जो फाइनेंशियल चार्जेस है वो आप पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या पे नहीं कर पाओगे, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। तो बिजनेस के अंदर क्या होता है, ये दोनों चीजें होती हैं, फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, बिजनेस रिस्क भी होता है। तो जैसे जैसे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाएगा, आई रिपीट, जैसे जैसे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता जाएगा तो आपका जो बिजनेस रिस्क है वो भी बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो ना, तो आपको रिस्क का बैलेंस भी मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ठीक है, एक बार रीड करते हैं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
द टोटल रिस्क डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस रिस्क एंड द फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, बिजनेस में टोटल रिस्क दो तरीके के होते हैं, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क। इफ अ फर्म बिजनेस रिस्क इज लोअर, अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस चल जाएगा, अगर आपका बिजनेस चल जाएगा तो ऐसे केस में आप लोन ले सकते हो, है ना। अगर आपका बिजनेस रिस्क कम है, आपको पता है आपका बिजनेस चल जाएगा, उसके फेल होने के चांसेस कम है, तो आप लोन और ले सकते हो। ऑन द अदर हैंड, आपको लगता है आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा है, तो आप लोन ज्यादा नहीं ले पाओगे। कल को पता चला इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करा तो भाई लेने के देने पड़े। तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है, इफ द बिजनेस रिस्क इज लोअर, it has the capacity to use debt more and vice versa। ठीक है, बिजनेस रिस्क कम तो लोन ज्यादा ले सकते हो, बिजनेस रिस्क ज्यादा तो लोन कम लो। क्लियर, ओके। 11th पॉइंट, कंट्रोल। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, कंट्रोल का मतलब होता है ओनरशिप पे कंट्रोल। इक्विटी ज्यादा इशू कर दोगे तो ओनर्स बढ़ जाएंगे, आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग अब लोगों के हाथ में चले जाएगी आपके साथ साथ। ठीक है, अब बहुत ज्यादा लोग मिलकर डिसीजन लेंगे तो हो सकता है कि आपका जो कंट्रोल है वो कम हो जाए। ऑन द अदर हैंड, डेट में ऐसी कोई चिंता नहीं होती, आप जितना भी लोन ले लो, आपका जो कंट्रोल है आपके बिजनेस में पूरा का पूरा रहेगा। तो इफ यू वांट टू कंट्रोल योर डाइल्यूट, इफ यू वांट टू डाइल्यूट योर कंट्रोल, आप इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हो। और आपको लगता है कि नहीं, मुझे कंट्रोल बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं करना, तो आप लोन लीजिए। क्लियर, कोई भी डाउट हो तो बता देना। देखो, डेट नॉर्मली डज नॉट कॉज अ डाइल्यूट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अ पब्लिक इशू may reduce the management holdings of the company and make it vulnerable to take over। मतलब ये, अगर आपने इतने ज्यादा इक्विटी शेयर इशू कर दी तो हो सकता है कोई सामने वाला पर्सन इतने इक्विटी शेयर खरीद ले कि कंपनी ही उसके हाथ में चले जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर, ओके। आई होप बच्चों को अच्छे से पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। 12th पॉइंट आता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। अगर आप इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो या डेट इशू कर रहे हो तो आपको सेबी से परमिशन चाहिए होती है, आपको आरबीआई से परमिशन चाहिए होती है। ठीक है ना, आपको स्टॉक मार्केट से परमिशन चाहिए होती है, और अगर आपको बैंक लोन लेना होता है, सिर्फ बैंक से फॉर्मेलिटी पूरा करो, काम हो जाएगा। तो आप ये कोशिश करते हो जहां पर मेरी लीगल फॉर्मेलिटीज इजीली सॉल्व हो जाएं, इजीली मैं उनको फुलफिल कर पाऊं, पेपर वर्क हो, फीस वगैरह हो, जो भी चार्जेस हो, मैं वहां से लोन लेना प्रेफर करूंगा या वहां से पैसा उठाना प्रेफर करूंगा, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो डिबेंचर हो। क्लियर, तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, एवरी कंपनी ऑपरेट्स विद इन अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय लॉ। देखो, हर कंपनी कोई ना कोई कानून से चलती है। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैव टू बी मेड अंडर सेबी गाइडलाइंस। अगर आपको शेयर्स इशू करने या डिबेंचर इशू करने तो आपको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आपको बैंक से या फिर एनबीएफसी से लोन लेना है तो आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। तो आप कहां से पैसा लेना प्रेफर करोगे, जहां से आप इजीली प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर पाओ। ठीक है ना, फीस पे कर पाओ, पेपर फॉर्मेलिटीज इजीली पूरी हो जाए, आप वहां से लोन लेना प्रेफर करोगे। क्लियर हो गया, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो रूल्स एंड रेगुलेशन, लीगल फीस वगैरह जहां पे इजीली सॉल्व हो जाए, वहां से लोन लेना प्रेफर करोगे। 13 पॉइंट, स्टॉक मार्केट कंडीशन। बड़ा ही सिंपल है, ये हमने फाइनेंसिंग में ही पढ़ा था। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, बुलिश है, ऊपर जाने की तरफ क्या बोलते हैं, बुलिश मार्केट है, तो लोग इक्विटी में पैसा प्रेफर करते हैं, तो आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, आपको पैसा मिल जाएगा। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमको स्टेबल इनकम चाहिए, तो ऐसे केस में आपको लोन प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि लोग इक्विटी शेयर में पैसा प्रेफर नहीं करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इफ द स्टॉक मार्केट आर बुलिश, इक्विटी शेयर आर सोल्ड इजीली सोल्ड इवन एट अ हायर प्राइस। ठीक है ना, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप इक्विटी शेयर इशू करके ज्यादा पैसा भी ले सकते हो। लेकिन अगर मार्केट बियरिश है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, तो इक्विटी मार्केट से पैसा लेना डिफिकल्ट हो जाता है, आपको डेट की तरफ जाना चाहिए। क्लियर, ओके। 14 पॉइंट क्या दे रखा बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। मतलब आपकी जैसी दूसरी कंपेटिटिव कंपनीज हैं, उनका डेट इक्विटी रेशियो क्या है, वो भी आप कंसिडर करते हो। ध्यान रखना, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि मान के चलो रिलायंस है और टाटा है, टाटा का 2:1 है तो भैया हम भी 2:1 रखेंगे, टाटा के पास 2 करोड़ का लोन है तो हम भी 2 करोड़ का लोन रखेंगे, ऐसा नहीं। आप देख के समझ सकते हो, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करना। आपकी इंडस्ट्री उनकी इंडस्ट्री अलग हो सकती है, उनका काम करने का तरीका आपके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, तो आप जबरदस्ती ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करेंगे।
आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही डिसीजन लेंगे। तो दे कैन एक्ट एज अ गाइडलाइन, बट कोई ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आपको वैसा ही करना है। तो आप दूसरी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, इट कैन बी अ यूजफुल गाइडलाइन। ठीक है, आप अपनी कंपनी की प्लानिंग करने में, कैपिटल्स को प्लान करने में दूसरी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो कर सकते हो, और खासकर वो सेम इंडस्ट्री की होनी चाहिए। मतलब टेलीकॉम है तो टेलीकॉम हो, फूड हो तो फूड हो, ठीक है ना, पेट्रोल हो तो पेट्रोल हो, सेम इंडस्ट्री का होना चाहिए। आप दूसरी कंपनी का सेम इंडस्ट्री का डेट इक्विटी रेशियो को एज अ जनरल गाइडलाइन यूज कर सकते हो, लेकिन आपको उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन वगैरह लेने हैं। क्लियर? नेक्स्ट कोई पॉइंट है? नहीं, नेक्स्ट कोई पॉइंट नहीं है। तो बच्चों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट होता है। सिर्फ एक चीज है जो मैंने आपसे छुड़वाई हुई है, वो है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक ये टॉपिक। इसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देखेंगे और बड़ा ही मजेदार है, आपको बहुत मजा आएगा जानने में। ठीक है बच्चों, आज की क्लास को हम ये रखते हैं। और ये कैपिटल स्ट्रक्चर वाला बहुत अच्छे से रिवाइज करके रखना, एक बार में याद नहीं होता है, एक बार में समझ में भी नहीं आता है। आई नो इस चैप्टर के अंदर पॉइंट्स बहुत ज्यादा है, आपको हर टॉपिक में 6-6 हेडिंग्स तो याद करनी है, एटलीस्ट सिर्फ 6-6 याद करनी है, से ज्यादा नहीं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग जो है वो सारे पॉइंट्स की होनी चाहिए। क्या मैं बोलूं रिस्क, तो आपको पता होना चाहिए रिस्क के अंदर क्या है। अगर मैं बोलूं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर क्या आता है। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, हेडिंग कोई भी 6 याद कर लेना, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम बाकी जो इस कैपिटल स्ट्रक्चर बचा हुआ टॉपिक है वो अच्छे से देखेंगे, और हमारा चैप्टर लगभग 70 to 80% कंप्लीट भी हो गया है। चलिए बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।